नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य विधि, राजकीय विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए तो हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हम चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के बारे में। अभी तक हमने लगभग 8-10 ई व्याख्यान में आपके साथ भारतीय संविधान अधिनियम के बारे में चर्चा की है और हमारी इस चर्चा को आज और आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं सामान्य प्रस्तावना की विशेषताएं। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले ई व्याख्यानों में हम चर्चा कर रहे थे प्रस्तावना, प्रस्ताव या प्रपोजल की। तो हमने पिछली बार प्रस्तावना के प्रकार पढ़े थे और आज हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। सामान्य प्रस्तावना की विशेषताएं। प्रस्तावना में भी कौन सी प्रस्तावना? सामान्य। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना सामान्य या विशिष्ट दो तरह की हो सकती है। तो आज हम चर्चा करेंगे सामान्य प्रस्तावना की विशेषताओं के बारे में। आइए देखते हैं। पहला बिंदु, संपूर्ण जनता से, ना कि व्यक्ति विशेष से। तो सामान्य प्रस्तावना या जनरल ऑफर की जो बात है वो किससे की जाती है? संपूर्ण जनता से, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि जो सामान्य प्रस्तावना है वो खुला प्रस्ताव है, वो संपूर्ण समाज के लिए या आमजन के लिए है या संपूर्ण जनता से है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखकर इस तरह की प्रस्तावना की जाती है। यानी संपूर्ण जनता से, सभी से किया गया या सभी के समक्ष रखा गया प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव या सामान्य प्रस्तावना कहलाता है। आइए अगला बिंदु देखते हैं। लेकिन प्रतिग्रहण व्यक्ति विशेष द्वारा ही। इसका क्या आशय हुआ? इसका आशय ये हुआ कि प्रस्तावना तो सभी लोगों से की जा रही है, लेकिन जो प्रतिग्रहण है वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाएगा। यानी जो व्यक्ति उस सामान्य प्रस्तावना के असर में उस प्रस्तावना को प्रतिग्रहित करेगा वो कोई ना कोई व्यक्ति विशेष होगा। तो यहाँ पर प्रस्तावना तो सभी लोगों से की जा रही है, लेकिन जो प्रतिग्रहण है वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ही किया जाएगा, तभी यह संबंध या संविदा का गठन होगा। आइए अगला बिंदु देखते हैं। इसमें प्रतिग्रहण शर्तों की पूर्ति ही है। क्या अर्थ हुआ? इसमें प्रतिग्रहण शर्तों की पूर्ति ही है, अर्थात इस प्रस्तावना में जो शर्तें हैं वो शर्तें नियत रहेगी और उसमें कोई फेरफार नहीं होगा। और जैसे ही कोई व्यक्ति ऐसी सामान्य प्रस्तावना को स्वीकार कर लेता है, प्रतिग्रहित कर लेता है, तो वो प्रतिग्रहण ही उन शर्तों की पूर्ति कहलाएगी। देखिएगा, इसमें प्रतिग्रहण शर्तों की पूर्ति है। प्रतिग्रहण के लिए उस व्यक्ति विशेष को कुछ खास नहीं करना है, केवल उन शर्तों की पूर्ति करनी है जो सामान्य प्रस्तावना में रखी गई है। आइए अगला बिंदु देखते हैं। प्रतिग्रहण की संसूचना जरूरी नहीं। एक खास बात और आई। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष कोई प्रस्ताव रखता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। यानी जो स्वीकारोक्ति है दूसरे पक्ष की, प्रतिग्रहण की, वो वापस लौटकर प्रस्तावक के पास आनी चाहिए या प्रस्तावक के ध्यान में होना चाहिए कि अगले पक्ष ने मेरे द्वारा दिए गए प्रस्ताव को प्रतिग्रहित कर लिया है। लेकिन सामान्य प्रस्तावना की विशेषता में ये बिंदु नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रतिग्रहण की संसूचना जरूरी नहीं। कोई व्यक्ति, आम जन में से कोई भी व्यक्ति यदि सामान्य प्रस्तावना को स्वीकार कर लेता है तो उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि प्रस्तावक के ध्यान में वह संस्वीकृति या संसूचना या प्रतिग्रहण लाया जाए। देखिएगा आगे केस, एक प्रसिद्ध वाद है इसमें, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। आइए इसके तथ्यों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
इसमें क्या होता है कि एक दवा कंपनी होती है, इस वाद में एक दवा कंपनी होती है और वो दावा करती है कि उसके द्वारा उत्पादित दवाई का इस्तेमाल करने पर व्यक्ति ठीक हो जाएगा, और यदि दवाई के इस्तेमाल के उपरांत भी वह व्यक्ति ठीक नहीं होता है तो वह दवा कंपनी उसे 1000 पाउंड का इनाम देगी। तो इस वाद में हुआ क्या कि एक महिला थी जो इस वाद में वादिनी है, उसने उस सामान्य प्रस्तावना को स्वीकार किया, अर्थात उसने उस दवा कंपनी की उस दवा को खरीदा और जैसा कि दवा कंपनी ने बताया ठीक वैसा ही इस्तेमाल उस दवा का किया। लेकिन इसके बावजूद भी वह महिला ठीक नहीं हुई तो उसने कंपनी द्वारा किए गए दावे के अनुसार 1000 पाउंड की मांग की। तो कंपनी या प्रतिवादी ने अपने बचाव में ये कहा कि ये संविदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रस्ताव था वो सामान्य प्रस्ताव था, जनरल प्रपोजल था और कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल नहीं आया। जो एक्सेप्टेंस थी वादिनी द्वारा वो प्रतिवादी को नहीं मिली। तो प्रतिवादी दवा कंपनी ये कहना चाह रही है इस वाद के माध्यम में कि ये प्रस्तावना पूर्ण नहीं हुई। तो न्यायालय ने ये कहा कि वादिनी ने ठीक वैसे ही दवा ली जैसा कि प्रतिवादी कंपनी ने कहा और वह ठीक नहीं हुई, तो वह 1000 पाउंड के घोषित किए गए इनाम की हकदार है। क्यों? क्योंकि प्रतिग्रहण की संसूचना की आवश्यकता नहीं मानी गई ऑनरेबल कोर्ट द्वारा, और कोर्ट ने यह कहा कि प्रतिवादी की जो शर्तें थी उनका पालन करना ही उस संविदा के प्रस्तावना की संसूचना के समतुल्य था। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रतिवादी कंपनी को न्यायालय ने दोषी माना और वादिनी को 1000 पाउंड का इनाम पाने का हकदार माना। चलिए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रस्तावना तथा प्रस्तावना के लिए आमंत्रण, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, दोनों देखने में एक जैसा ही प्रतीत होता है। प्रस्तावना तथा प्रस्तावना के लिए आमंत्रण, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। प्रस्तावना व प्रस्तावना के लिए आमंत्रण में अंतर होता है। सबसे पहली बात तो ये कि ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों में अंतर होता है। तो हमने प्रस्ताव पढ़ लिया, प्रस्ताव के बारे में हमने चर्चा कर ली, ऑफर के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो अब हम चर्चा करेंगे इनविटेशन टू ऑफर या प्रस्ताव का आमंत्रण। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रस्तावना के लिए आमंत्रण क्या है, इनविटेशन टू ऑफर क्या है। देखिएगा उदाहरण, दुकानदार की रेट लिस्ट। दुकानदार की रेट लिस्ट, अमूमन आप किसी दुकान में प्रवेश करते हैं तो दुकान की एक दीवार पर उस दुकान में उपलब्ध सामान का नाम और उसकी कीमत उसके आगे अंकित होती है। मान लीजिए हम बात करें चीनी की, तो चीनी लिखा और चीनी के आगे लिख दिया 40 रुपए प्रति किलो। तो इससे ग्राहक को या संविदा के एक पक्ष को सुविधा हो जाती है संविदा को आगे बढ़ाने के लिए या संविदा की शुरुआत करने के लिए। आगे देखते हैं, वस्तुओं पर लगा टैग। जैसा कि आपको विदित है, आप मान लीजिए आजकल कपड़े खरीदने जाते हैं और रेडीमेड कपड़े लेते हैं तो उसमें हर कपड़े पर एक टैग लगा हुआ है जिसे हम प्राइस टैग कहते हैं, जिसमें उस उत्पाद की मूल्य अंकित है। आगे देखते हैं, नीलामी की सूचना। नीलामी की जब भी सूचना आम जन को दी जाती है तो न्यूनतम बोली को फिक्स कर दिया जाता है, तय कर दिया जाता है, नियत कर दिया जाता है। उसमें यह बताया जाता है कि नीलामी यहाँ से शुरू होगी या नीलामी की कम से कम कीमत ये होगी। आगे देखते हैं,
ठेकेदार द्वारा बोली, जिसको हम बिड भी कहते हैं। कई बार अलग अलग संस्थाओं द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा करवाए जाते हैं, और उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए बोली लगाई जाती है। जो व्यक्ति सबसे कम बोली लगाएगा, काम उसी को मिलता है। तो ये जो ठेकेदारों द्वारा बोली है, ये भी प्रस्तावना के लिए आमंत्रण है या इन्विटेशन टू ऑफर है। आगे देखते हैं, टू लेट की तख्ती। कुछ घरों के बाहर एक छोटी सी तख्ती या बोर्ड, कार्डबोर्ड लटका होता है जिसपे टू लेट लिखा होता है। तो कोई व्यक्ति उस तख्ती को पढ़कर उस घर में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करते ही वो संविदा के लिए उस गृह स्वामी को बाध्य नहीं कर सकता। मान लीजिए उस तख्ती पर संपूर्ण सूचना दी गई है टू लेट, और उदाहरण के तौर पे मान लीजिए लिखा हुआ 3 BHK 10,000 रुपीज पर मंथ। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप वहां जाएंगे और उस मकान को किराए पर ले ही लेंगे। ये केवल सूचना है। सूचना किस बात की? प्रस्तावना के लिए आमंत्रण, इनविटेशन टू ऑफर। आप ऑफर कर रहे हैं आम जन को कि ये मकान किराए के लिए उपस्थित है। आगे देखिएगा, दामों का कोटेशन या ब्रोशर। जैसे कि हम भोजनालय में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां हम देखते हैं मेन्यू होता है, मेन्यू कार्ड होता है, और उसमें जो पदार्थ या जो सामान वहां बिकने के लिए तैयार है, उसमें उसका नाम और उसकी कीमत लिखी होती है, तो उसे हम ब्रोशर कहते हैं। या पुस्तकों में भी ये ऐसा होता है कि आप किसी एक विशिष्ट पब्लिकेशन हाउस की एक ब्रोशर होगी और उसमें किताब का नाम और लेखक का नाम और कीमत लिखी होगी। तो आगे देखिएगा, किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस। कंपनी विधि में आप प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ेंगे, और वो जो प्रोस्पेक्टस है वो भी प्रस्ताव के लिए आमंत्रण का ही काम करता है। आगे देखिएगा, उक्त सभी उदाहरण संविदा संबंधी बातचीत शुरू करने के लिए है, न कि प्रस्ताव है। तो उपरोक्त जो उदाहरण हमने देखे हैं, वे सभी उदाहरण सिर्फ संविदा को आगे बढ़ाने के लिए या संविदा की दिशा में कोई कार्य करने के लिए या बातचीत करने के लिए ही अपनी उपयोगिता रखते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। इसे आप प्रस्ताव नहीं कह सकते, केवल एक सामान्य बातचीत को आगे बढ़ाने का माध्यम या जरिया कह सकते हैं। तो आज के इसी व्याख्यान में इतनी चर्चा करेंगे, और मुझे आशा है कि आपने इस ई व्याख्यान से कुछ नई जानकारी अर्जित की होगी, और हम अगले ई व्याख्यान में पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।